हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो यार ये है हमारा अल्टीमेट रिवीजन का डे थर्ड और इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को डाउट है और ये चैप्टर मैंने पूरा यूट्यूब पे करवा रखा है। हाँ, भले ही स्प्रेडशीट मैंने नहीं करवाया, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वो टोटली प्रैक्टिकल चैप्टर है। तुम्हें उसके लिए एक्सेल टोटली देखना होगा कि एक्सेल कैसे वर्क करता है। तो तुम वो किसी भी वीडियो से देख सकते हो कि स्प्रेडशीट कैसे वर्क करता है और उसके थ्रू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कैसे होता है, ये हमें जानना होता है चैप्टर के अंदर। तो इसीलिए मैंने वो चैप्टर नहीं करवाया, यूट्यूब पे मैंने उसका कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया। आज है अल्टीमेट रिवीजन, तो मैं सारे चैप्टर्स वन शॉट में यहाँ करवा दूंगा। एक वार्निंग देना चाहूंगा या छोटा सा कह लो नोटिस देना चाहूंगा, जो भी बच्चे इसे पहली बार कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को देख रहे हैं, हो सकता है उन्हें समझने में परेशानी हो। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले जो भी वीडियोस अपलोडेड है जाकर उन्हें कर ले। एक और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, अभी तक मैंने जितने भी सैंपल पेपर्स देखे हैं, यहां तक कि ऑफिशियली जो एनटीए ने मॉक रिलीज किया था उसमें भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे एग्जाम्स में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पूछा ना जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ जो अनऑफिशियल पेपर्स हैं, अलग अलग ऑथर्स ने पब्लिश कर रखे हैं, पब्लिकेशन हाउसेस ने डाल रखे हैं, उसमें भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मुझे देखने को नहीं मिला है। सो कह सकते हो थोड़ा सा मैं इसे हल्के में ले रहा हूं, लेकिन तुम लोग मत लेना इसे हल्के में। जितनी चीजें होंगी श्योर शॉट मैं तुम्हें वहां पे करवाने वाला हूं आज के सेशन में। साथ ही साथ अगर इस चैप्टर पे तुम्हें कमांड चाहिए तो तुम्हें इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है तो इसमें कंप्यूटर के भी ढेर सारे एस्पेक्ट्स होंगे। साथ ही साथ तुम्हारे अकाउंटिंग के जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग होते हैं उसके भी ढेर सारे एस्पेक्ट्स होंगे। तो दोनों का कमांड अच्छे से रखना, तब जाकर इस चैप्टर पे तुम्हें कमांड मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, जो भी वीडियोस मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ। बीएसटी के वीडियोस मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज के साथ ही साथ अकाउंटिंग के प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे ये दोनों कंप्लीट हो जाता है मैं तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोवाइड कर दूंगा। मैक्रो बोल रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स का प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें माइक्रो एज वेल एज मैक्रो दोनों ही होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। मैं पीडीएफ यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ, आई होप तुम्हें विजुअल हो रहा होगा। तो ये है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर टोटल कितने यूनिट्स हैं, तो 4 यूनिट्स हमें इसके अंदर देखने हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक यूनिट का सिलेबस मैं बताऊंगा, ये 3 चीज इसके अंदर हमें पढ़ना होता है। आराम से सुकून से करवाऊंगा हर एक चीज, लेकिन हाँ थोड़ा सा फास्ट ही करवाऊंगा। चलो, ये रहा यूनिट नंबर सेकेंड, ये है यूनिट थर्ड और ये है यूनिट फोर्थ। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम? देखना जरा ध्यान से, सुनना मेरी बातों को। तुम्हें पता है कि अकाउंटिंग ट्रेडिशनली किया जाता है, ये चीज तुम्हें पता होगा कि अकाउंटिंग जो होता है वो ट्रेडिशनली किया जाता है इन द सेंस कि बुक्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें सारे एंट्रीज नोट डाउन की जाती है, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। मतलब एक ट्रेडिशनल मेथड जो होता है अकाउंटिंग का, उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। जब उस अकाउंटिंग को कंप्यूटर की मदद से की जाए, मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट किया जाए, डिजिटली किया जाए, आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो उसे नाम दिया जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है? ये इट रिफर्स टू सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स यूजिंग द कंप्यूटर्स। तुम यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। अब इसके अंदर वेरियस हार्डवेयर आएंगे, सॉफ्टवेयर आएंगे। अब ये हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके लिए तुम्हें कंप्यूटर्स की क्लासेस अटेंड करनी होगी। ठीक है, कहोगे तो मैं तुम्हें प्लेलिस्ट इसका प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने यूट्यूब पे बहुत पहले जब बीएचयू का एग्जाम हुआ करता था उसका वीडियो होगा, तो अगर तुम्हें चाहिए होगा तो बताना, मैं कंप्यूटर के बारे में तुम्हें वो सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज इट्स नेम सजेस्ट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज डन विद द एड ऑफ कंप्यूटर। मतलब नाम से हमें पता चल रहा है अकाउंटिंग करना है। क्या करना है हमें सर? अकाउंटिंग करना है। किसकी मदद से? कंप्यूटर्स की मदद से। इसी को हम नाम दे देंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर वेरियस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। टैली हो गए, एक्सेस होते हैं, स्प्रेडशीट्स होती हैं, इन सब के थ्रू अकाउंटिंग की जाती है। कैसे क्या होता है हर एक बात करेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज बेनिफिशियल यूज ऑफ करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। Not only has it revolutionized the traditional paper methods, but it also created new types of accounting applications for the business. तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये रिवॉल्यूशंस की तरह काम करता है। मतलब ये पूरे अकाउंटिंग सिस्टम में, अकाउंटिंग वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन की तरह आया, ट्रेडिशनल तरीकों कंप्यूटराइज कन्वर्ट कर दिया। तो इसी को क्या नाम दिया गया? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर बेसिकली क्या हो जाएंगे? तुम्हारे सीपीयू हो गए। ठीक है, और सॉफ्टवेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल हो गया, जैसे कि मैकिंटोश हो गया, मैक ओएस हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे तुम्हारा एक्सेस हो गया, मैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के सेंस में बता रहा हूँ।
स्प्रेडशीट हो गए हमारे। और अगर डेली यूज की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि प्रीमियर प्रो हो गया, ओबीएस स्टूडियो जिसके थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है, ये सारे सोनी वेगस एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप, लाइटरूम, ये सारे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं किसके, कंप्यूटर्स के। अब देखो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को जब इतना सीरियस ले ही रहे हो तो जो मैं तुम्हें प्लेलिस्ट दूंगा कंप्यूटर्स का, उसको एक बार यार जरूर कर लेना, वन शॉट में हो जाएगा। 6 से 7 वीडियो होगा, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का वीडियो होगा, कर लेना अगर पॉसिबल होता है तब, सीरियस ले रहे हो। और अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे की जाती है इनपुट। क्या इनपुट करेंगे सर हम, हमारे डेटास को हम इनपुट करेंगे, जो भी आए दिन हमारे ट्रांजैक्शंस हुआ करते हैं हमारे बिजनेस में, लेन देन होते हैं, मशीनरी खरीदते हो, मशीनरी बेचते हो, इन सब की यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रहा हूं। तो इन सबको इनपुट करना, इन सबको कंप्यूटर में डालना ही कहलाता है क्या, इनपुट द ट्रांजैक्शन, मतलब डेटा की एंट्री कहना यहाँ पे होता है। अब ये डेटा क्या किए जाएंगे, अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ढेर सारे इसमें एंट्रीज की जाती हैं। मतलब हर एक चीज जो तुम ट्रेडिशनली कर रहे थे अब यहाँ पे तुम कंप्यूटर्स की मदद से कर रहे हो, ये कहलाता है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। और ऐसे कुछ वर्क करता है हमारा कंप्यूटर। चलो आगे बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है एग्जाम्स में, मुझे लगता है क्वेश्चंस तुम्हारे इससे पूछे जाएंगे। अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली होते हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के होते हैं, याद रख लेना कौन कौन से होते हैं, मैं रिपीट बताने वाला हूं तुम्हें। सबसे फर्स्ट आता है रेडी टू यूज, दूसरा आता है कमर्शियल, तीसरा आता है यहाँ पे कस्टमाइज्ड। ठीक है, ये 3 प्रकार के कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। अब तुम यहाँ पे नाम से समझ पा रहे होगे, जो रेडी टू यूज है मतलब इसका कहने का क्या है, इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, मतलब फुल फ्लेजेड सारे यूजर्स के लिए एक सेम इंटरफेस वाला सॉफ्टवेयर जब डिजाइन किया जाता हो। अगर तुम स्मॉल स्केल बिजनेस हो, स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेस में से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं ये बजट फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हो सकता है, अकाउंटिंग सिस्टम हो सकता है, जिसके थ्रू तुम अपने अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज कर सकते हो, मतलब ट्रेडिशनल अकाउंटिंग को मॉडर्नाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे ऐसे सिस्टम्स को ऑपरेट करने में ज्यादा लागत नहीं आती, क्योंकि तुम्हें भी पता है बेसिक है, मार्केट में सबके पास अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाहूं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो होते हैं, अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कहूं तो क्लास प्लस एक आता है यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम एडुकेटर्स क्लास प्लस का ऐप बनवा लेते हैं क्योंकि चीपर पड़ता है उन्हें, रियलिटी बात है, अगर एक्सेप्ट करना होगा तुम्हें ये चीज। अगर मैं तुम्हें बताऊं उनके इंटरफेस पे से, तुमने अलग अलग कोचिंग से पढ़ रखा होगा, अलग अलग यूट्यूब वीडियो से तुमने पढ़ रखा होगा, अगर तुम उनके ऐप डाउनलोड्स करोगे तो जो मैक्सिमम एप्लीकेशंस होते हैं उनका तुम्हें सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। ब्लू वाला रहेगा किसी का, जैसे ब्लू कलर का इंटरफेस बना रहेगा, स्टोर सेक्शन नीचे में होगा, स्टडी मैट्स होगा। तो ये क्लास प्लस एप्लीकेशन हाउस है जो कि कहीं ना कहीं सेम इंटरफेस वाले, रेडी टू यूज। अगर कोई नया कस्टमर आता है तो बस उसका नाम, उसका एक पैनल तैयार हुआ, सेम सारी चीजें वही होंगी जो अदर यूजर्स को दी गई है। तो ये क्या है, चीपर पड़ता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ही कम होता है, वो तुम्हें विद इन 24 आवर्स ऐप बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ पे इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी कम निकल कर आता है, लेकिन इसकी खराबी क्या होती है, लिमिट्स द नंबर ऑफ यूजर। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्स में तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लिमिट्स द नंबर ऑफ यूजर्स, ये चीज एक बार पढ़ लेना। अब मैं बात करूं अगर कमर्शियल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो बेसिकली ये है क्या, आई होप तुम्हें यहाँ पे हर एक चीज दिख रहा होगा। देखना जरा, रेडी टू यूज में मैंने क्या बोला कि स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब बात आती है कमर्शियल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, तो ये डिफर करता है स्मॉल टू मीडियम, मतलब मीडियम स्केल पे जो ऑपरेट कर रहे हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनके लिए ये बना हुआ होता है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें बताया यहां पे ये मान लो कंप्यूटर सिस्टम है, ये क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, अब ये 2 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली। तो यहां पे समझने वाली क्या बात है, ये तुमने देखा कि रेडी टू यूज है, मार्केट में अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। तो ये इजिली जब अवेलेबल है तो कहीं ना कुछ लिमिटेशंस होंगे, जैसे कि यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स है। फायदे ये है कि ये लो कॉस्ट होता है, लेकिन जब बात आती है मीडियम स्केल की, मतलब कमर्शियल वाले की, किसकी बात कर रहा हूं, कमर्शियल की, तो ये क्या होते हैं, इसमें थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा फीचर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, जैसे तुम्हारे रिपोर्ट्स जनरेट कर देंगे, डेटाज एंड ग्राफ्स बनाते हैं, तुम्हें हाई एंड सिक्योरिटी देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ तुम कह सकते हो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगा
इसका कहीं ना कहीं हाई निकल कर आएगा, क्योंकि ढेर सारे फीचर्स तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट भी हाई निकल कर आएगा। क्लियर है, ये चीज समझ पा रहे हो? तो ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या करता है, इनेबल करता है टू लिंकेज द अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हाइल इंश्योरिंग द रोबस्ट सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। थर्ड आता है कस्टमाइज्ड और टेलर्ड। टेलर्ड, अब ध्यान से सुनना, टोटली कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। टेलर्ड बड़े लेवल पे यहाँ पे ये काम करने वाला है। जो भी लार्ज बिजनेस स्केल्स हैं, लार्ज बिजनेस हाउसेस हैं, कहीं ना कहीं ये उनके लिए बना हुआ होता है। इनके लिए जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करेंगे, ये बिजनेस उनके लिए बनता है। ठीक है, जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं। तो ठीक है सर, ये तो समझ आया लार्ज स्केल होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें इसमें से तो मैं बता दूं। यहां पे सबसे पहले हाई एंड सिक्योरिटी होगी, हाई एंड सिक्योरिटी। अनलिमिटेड यूजर्स होंगे, अनलिमिटेड यूजर्स होंगे। ठीक है, अगर लिमिटेशन बताऊं तो कहीं ना कहीं इसका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही हाई होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगा वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसको हैंडल करना आम बात नहीं होता, इसके लिए प्रॉपर चाहिए होती है ट्रेनिंग। अगर तुमने ये सिस्टम इंस्टॉल करवाया है तो अब यहाँ पे जरूरी बात क्या है कि तुम अपने सारे इंप्लॉयज को अब यहाँ पे ट्रेन करोगे। ठीक है, सारे इंप्लॉयज को अब तुमने ट्रेन कर दिया, तब जाकर इसे वो ऑपरेट कर पाएंगे। तो कस्टमाइज्ड या टेलर्ड अकाउंटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये बेस्ट किसके लिए सूटेड है, लार्ज एंटरप्राइज के लिए, जो कि तुम्हारे बिजनेस के स्पेसिफिक नीड्स है उसको फुलफिल कर पाने वाले हैं। एडेप्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एंटरप्राइज इज रिलेटिवली लो, बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यूजर्स को यहाँ पे एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग की नीड होती है सो दैट वो सिस्टम को समझ पाए और हर एक काम अच्छे तरीके से कर पाए। और यहाँ पे तुम्हें सिक्योरिटी हाई एंड मिलती है, तुम्हारे हर एक डेटा पूरी तरह से सिक्योर होते हैं, लीकेज के कोई भी चांसेस ही नहीं होते। अब ये कस्टमाइजेबल है, यूजर के नीड्स के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इसका जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो ज्यादा आने वाला है पिछले दो सिस्टम्स के बेसिस पे। तो अब जल्दी से मुझे फटाफट बताओ, अभी तक हमने कितने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम करे? तो सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं 3 टाइप्स के। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से 3 टाइप्स में होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग कौन देखा था हम लोगों ने, रेडी टू यूज, दूसरा जल्दी बताओ कमर्शियल, और तीसरा था टेलर्ड। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, एक बार याद रख लेना। क्वेश्चंस मुझे लगता है अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बनेगा तो तुमसे इससे पूछ लिया जाएगा। सबसे पहला था रेडी टू यूज, रेडी टू यूज, कमर्शियल, कमर्शियल, और तीसरा आता है कौन सा था, मैं भी भूल गया तुम्हारी वजह से, टेलर्ड। टेलर्ड या जिसे हम कस्टमाइज्ड बोलते हैं, कस्टमाइज। तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। आई होप ये तीनों तुम्हें समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम की, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें ढेर सारे फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मल्टी फंक्शनैलिटी, इनवॉइसिंग एंड बिलिंग, कस्टम रिपोर्ट्स तैयार किए जा सकते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी तुम्हें मिल जाएगी, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल को देखने को यहाँ मिल सकता है तुम्हें, और फैसिलिटीज एंड कोलैबोरेशन। ये सारी बातें यहाँ पे डिटेल में मैंने कर रखी है, कैसे इनवॉइस बिलिंग की जाती है, कस्टमाइज रिपोर्टिंग होती है, बैंकिंग की बात की गई है, साथ ही साथ बजट फॉरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और सातवां है, छठा यहाँ पे पेरोल है। और भी हो सकते हैं 1-2, हाँ ये रहे। टोटल 8 फीचर्स कह लो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के होते हैं। एक एक करके समझते हैं, पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा। सबसे पहला आता है इनवॉइस एंड बिलिंग। ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम तुम्हें मदद करते हैं बिल्स तैयार करने में, इनवॉइस तैयार करने में। ये बताते हैं तुम्हें कि कितना पेमेंट तुम्हारा अभी आउटस्टैंडिंग है, किससे कितना पेमेंट मिलना है और किसे कितना पेमेंट देना है, ये कौन यहाँ पे बताने वाला है तुम्हें, इनवॉइसिंग एंड बिलिंग। उसके बाद आता है हमारा कस्टमाइज्ड रिपोर्टिंग। मतलब कस्टमाइज रिपोर्टिंग का कहने का यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना जरा मेरी बातों को। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो सिस्टम होता है ये हमारे बैलेंस शीट्स को एनालाइज करता है प्रॉपरली, इनकम स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करता है, जितने भी हमारे अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं उन सबको ये प्रॉपरली एनालाइज करता है, और उसके बेसिस पे रिपोर्ट्स तैयार करता है कि क्या आपकी एंटिटी ग्रो कर रही है, क्या क्या खामियां है, हर एक चीज ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, तुम बोल सकते हो जो पाई चार्ट्स वगैरह होते हैं, बार्स होते हैं, उसके थ्रू बताया जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब है ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें तुम्हारे बैंक अकाउंट्स को ट्रैक करने में तो मदद करेंगे ही, साथ ही साथ ऑटोमेट पेमेंट तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कह सकते हो तुम्हें क्या बताऊं मैं तुम्हें, जैसे कि प्रिंटिंग हो गया, चेकिंग हो गया, शेड्यूलिंग बैंक हो गया, डायरेक्टली डिपॉजिट करवाना तुम्हारे बैंक में पर्टिकुलर डेट को ऑटोमेट कह सकते हो, ऑटोमेटिकली वो सारे काम करता है। तो ये सारे फैसिलिटीज मिल पाती हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे निकलकर बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। फॉरकास्ट करना कि फ्यूचर में तुम्हारे डिमांड्स कैसे हो सकते हैं, तुम्हारे बैलेंस शीट के बेसिस पे
समरीज तैयार करना, पास्ट परफॉर्मेंस को चेकआउट करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना आ जाता है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारे कितने स्टॉक्स तुम्हारे पास अभी फिलहाल प्रेजेंट में है, तुम्हारे वेयर हाउस में कब खत्म होने वाला है, मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, हर एक चीज ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स के थ्रू हमें पता चल पाता है। और फाइनली आता है पेरोल। पेरोल में बताता है कि कब हमें कितना किसको पेमेंट देना है, कमीशन किसका कितना बनता है, इंसेंटिव्स किसके कितने बनते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में यहाँ पे होने हैं, ये सारी चीजें पता चल पाती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की मदद से। अब आता है फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन। अब ये तुम्हें क्या मदद करता है कि तुम कोलैबोरेट कर सकते हो विद योर ऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्चुअल अकाउंटेंट्स। इट enables you to synchronize the data with your bank and import financial reports in seconds as when required। मतलब सिंपली कोलैबोरेशन की यहाँ पे बात की गई है, किसकी, कोलैबोरेशन की। जो भी तुम्हारे ऑथराइज्ड अकाउंटेंट्स हैं उनसे तुम कोलैबोरेट कर सकते हो। और मल्टी फंक्शनैलिटी है, मतलब तुम्हें ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं, मल्टी फंक्शनल है, अलग अलग लेवल पे ये काम करता है, मल्टीपल लोकेशंस पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा डिफरेंट करेंसीज में, चाहे वो डॉलर हो, रुपीस हो, येन हो, कोई भी हो। एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इनवॉइस फिलिंग, फास्टर अकाउंटिंग, सेव्स मनी, हाई रिलायबल हो जाता है क्योंकि सिक्योरिटी रोबस्ट मिलती है, यहाँ पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलता है प्रेजेंट में। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि थोड़ा डिले मिलता है, लेकिन जब बात आती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की तो यहाँ पे बहुत ही फास्ट वे में तुम्हें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल पाता है, हाईली सिक्योर होता है और टैक्स का मैनेजमेंट बहुत ही आसानी से हो पाता है कि कब हमें कितना टैक्स पे करना है, ये चीज हमें पता चल पाती है। इसे एक बार तुम रीड कर लेना या फिर डिटेल लेक्चर देख लेना, एडवांटेजेस तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो टेक्निकल एरर होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारे जो भी बंदे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में है, तुम्हारे इंटिटी में है, वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को प्रॉपरली हैंडल कर ले। ये चीज तुम्हें भी पता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, अगर तुमने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया काम बिगड़ गया तुम्हारा, ठीक है। एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस होता है क्योंकि तुम अगर मान लो तुम जो टेलर्ड बेस था वो लगाते हो, एक्सपेंसिव था, पैसा निकलेगा। ऑनलाइन थ्रेट्स आने के चांसेस होते हैं, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है हैकिंग वगैरह के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो तुम कंप्यूटर के थ्रू डेटा डालोगे, नेट से कनेक्ट होगा, हर एक चीज तुम्हारे डिजिटल हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में तुम्हारी हैकिंग हो सकती है और टाइम एंड एफर्ट जाता है। तो देखो इन सबको मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स के थ्रू, डिटेल लेक्चर में जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे अपलोडेड है। यूनिट नंबर 1 खत्म हुआ, यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे, यूजिंग द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स। 17 मिनट में तुम्हारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मैं कोशिश करूंगा अब और जो भी बातें और मैं स्पीड करवाऊं, तो दिमाग खुले रखना, कान भी खुले रखना, ठीक है। जस्ट चलो बढ़ते हैं आगे। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स देखना जरा, क्या होता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या है, लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम। कंपनी के अंदर जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उन सबको लिस्ट करना, एक सीक्वेंस में लाना ही कहलाता है, क्या कहलाता है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर, ये बात समझ पा रहे हो। देयरफॉर इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, द चार्ट ऑफ अकाउंट में इंक्लूड फ्यू डजन अकाउंट्स और फ्यू थाउजेंड। तो इसमें डजन्स भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस की साइज क्या है। अब चार्ट ऑफ अकाउंट को क्लासिफाई किया गया बैलेंस शीट अकाउंट्स में और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स में। समझते हैं जरा, या देख लो। सबसे पहले बैलेंस शीट की यहाँ पे बात की गई है, तो देख लो एसेट्स एंड लायबिलिटी ये रहा, फिर इक्विटी, रिवेन्यू, कॉस्ट, सेल्स, मतलब क्या क्या बातें आती हैं। करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इक्विटी में कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग, कैपिटल ड्रॉइंग, रेवेन्यू सेल्स से आ सकते हैं, सेल्स डिस्काउंट से, सेल्स रिटर्न से, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात की गई और एक्सपेंसेस की बात की गई। तो बेसिकली क्या है, ये है हमारे मेन कैटेगरीज। क्या है हमारे ये मेन कैटेगरीज, और यहां जो तुम देख पा रहे हो ये हमारे सब कैटेगरीज। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अ स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स टेक्स द एवर मेन कैटेगरी एंड द सब कैटेगरीज एंड ब्रेक डाउन इनटू अ न्यूमेरिकल सिस्टम। मेन कैटेगरी बना लिया, सब कैटेगरी बना लिया, अब उसको कुछ न्यूमेरिक्स असाइन करते हैं। समझते हैं कैसे, देखना जरा। फॉर एग्जाम्पल, असेट्स को अगर क्लासिफाई किया गया है विद द नंबर स्टार्टिंग विद डिजिट 1 से, ठीक है, तो जितने भी एसेट्स होंगे, चाहे वो करंट हो या लॉन्ग टर्म हो, वो सारे 1 से ही स्टार्ट होंगे। क्या बोला है इस लाइन में, तुम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होगे, इफ द एसेट्स आर क्लासिफाइड बाय द नंबर स्टार्टिंग विद डिजिट 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी करंट होंगे या लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे वो 1 से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि कैश 101, अकाउंट्स रिसीवेबल 102, तो देख पा रहे हो 1 से स्टार्ट हो रहा है, प्रीपेड रेंट 103 एंड सो ऑन।
सिमिलरली अगर लाइबिलिटी को असाइन किया गया स्टार्टिंग डिजिट 2, तो जितने भी अकाउंट्स होंगे लाइबिलिटी में वो सारे 2 से स्टार्ट होंगे। जैसे कि मान लो अकाउंट्स पेबल 2 से स्टार्ट हुआ, इंश्योरेंस पे करना है उसे 202 से, मतलब 2 से बेसिकली हुआ है, एंड सो ऑन। क्लियर है ये सारी बातें? समझ में आ रही है जो भी चीजें बता रहा हूं तुम्हें मैं? चलो बढ़िया है। ये क्या हो गया भाई? अब सही है। चलो अब बात करते हैं, जैसे कि तुम यहाँ पे देखो एसेट्स अकाउंट्स में क्या किया गया है, नंबर असाइन किया गया, जितने भी एसेट्स होंगे वो जाएंगे 101 से लेकर 199 तक। कितने से कितने जाएंगे? 101 से लेकर 199 तक जाने वाले हैं। जितने भी लाइबिलिटीज होंगे वो जाएंगे 201 से लेकर 299 तक। जितने भी इक्विटी अकाउंट्स होंगे वो 300 से 399। जितने भी रेवेन्यू होंगे 401 से 499, और जितने भी एक्सपेंस अकाउंट होंगे वो 501 से 599 तक जा रहे होंगे। तो मतलब मेरे समझाने का ये है कि कैसे यहाँ पे अमाउंट्स अमाउंट्स बोल रहा हूँ, नंबर्स असाइन किए जाते हैं बेसिकली। अब देखो एसेट्स अकाउंट में कैश है तो 101, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल तो हो जाएगा 102, प्रीपेड रेंट का 103, प्रीपेड इंश्योरेंस 104, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 105, ऑटोमोबाइल्स 106, 106, accumulated depreciations 107, 108 फर्नीचर, 109 ऑफिस इक्विपमेंट, एंड 110 क्या हो जाएगा हमारा कॉपीराइट्स। तो ये बेसिकली तुमने इतना जो भी नंबर्स यहाँ पे तुमने देखा, जरूरी नहीं है कि फिक्स रहे, वो तुम 200 से भी स्टार्ट करते हो, लेकिन अगर कंपनी ने स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में साइन कर दिया कि एसेट्स के कैटेगरी 1 से ही स्टार्ट होंगे तो 1 से ही स्टार्ट होने होंगे। ठीक है, समझ गए? अब बात करते हैं लाइबिलिटी अकाउंट की। तो जब बात आती है लाइबिलिटी की, तो मैंने तुम्हें बताया था कि वहां पे 2 से असाइन स्टार्ट किया गया था। तो तुम यहाँ जितने भी देखोगे सब 2 से स्टार्ट हुए, चाहे वो अकाउंट्स पेबल हो, चाहे इंश्योरेंस पेबल हो, चाहे वो इंटरेस्ट पेबल, लीगल फीस, सैलरी, रेंट, टैक्सेस, नोट्स, लॉन्ग टर्म लीज, लॉन्ग टर्म नोट्स, सब 2 से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब देखो ग्रुपिंग एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, तो देखना जरा क्या बोला गया है। ये है ग्रुपिंग एंड कोडिफिकेशन का मेन हेड। क्लासिफाई किया है कुछ इस प्रकार, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू हो गए और एक्सपेंस हो गए। ये चीज समझ पा रहे हो? क्लियर है ये चीज? अब एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स, अब इसको सब हेड्स नाम दे देंगे हम। फिर करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज में कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, 3 चीज आ गए। रेवेन्यू सेल्स में हो सकते हैं और अदर इनकम से जनरेट हो सकता है। एक्सपेंसेस तुम्हारे डायरेक्ट हो सकते हैं और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी क्या चीजें हैं? ग्रुपिंग एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट। कुछ इस प्रकार से ग्रुप किया जाता है और कोड किया जाता है अकाउंट्स का। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स एक बार तुम इसे पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा तुम्हारा। और कोडिफिकेशन समझा ही दिया। जैसे देखो कोड्स वगैरह क्या होता है, मेथड्स ऑफ कोडिफिकेशन अगर मैं तुम्हें बताऊं, सबसे पहला आता है यहाँ पे सीक्वेंशियल कोड। ये टॉपिक से भी तुम्हारा क्वेश्चन बनने का चांस है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सीक्वेंशियल कोड की अगर मैं बात करूं, तो नंबर्स और लेटर्स आर असाइन्ड इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। दीज कोड्स आर अप्लाइड प्राइमरली टू द सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होंगे सर? चेक्स हो गए, इनवॉइस हो गए। ठीक है, तो सीक्वेंशियल कोड इसमें डाला जाता है। जैसे कि अगर कोई एबीसी लिमिटेड है तो उसे यहाँ पे क्या कोड दिया गया है? CL001। सिमिलरली अगर कोई XYZ लिमिटेड है तो CL002। सिमिलरली अगर सीक्रेट वर्ड इसका इस्तेमाल किया गया है तो CL003। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑर्डर में कोड्स असाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ब्लॉक कोड्स की, तो ब्लॉक कोड देखना, यहाँ पे तुम्हें कोड्स नंबर्स में ही देखने को मिलेंगे। ये चीज डिफरेंस गौर करना, यहाँ नंबर्स में है, यहाँ पे तुम्हें वर्ड्स, लेटर्स एज वेल एज नंबर्स दोनों देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स एज वेल एज लेटर्स दोनों का कंपाइलेशन है ये। लेकिन जब बात आती है ब्लॉक कोड्स की, तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स ही देखने को मिलते हैं। इन ब्लॉक कोड अ रेंज ऑफ नंबर इज पार्शनड इनटू अ डिजायर्ड नंबर। जैसे कि 100 से 199 में जितने भी छोटे छोटे पंप्स है वो सारे आ जाएंगे। 200 से 299 मीडियम के रेंज के पंप्स आ जाएंगे। तीसरा आता है 300 से 399 पाइप्स की कैटेगरी होगी। और जो 400 से 499 में जितने भी मोटर्स आते हो, चाहे वो मोटर किसी भी कैटेगरी का A, B, C, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमने देखा कि नंबर यहाँ पे इंक्रीज होता है कंसेक्यूटिवली। ठीक है, यहां थे कोड्स प्लस नंबर, कोड्स प्लस नंबर। अब मैं बात करूं अगर निमोनिक की, निमोनिक बेसिकली होता क्या है?
शॉर्ट फॉर्म से तुम याद रखने की कोशिश करते हो। जैसे कि अगर मैं तुम्हें समझाऊं, जब जर्नल प्रिपेयर करते थे तो वहां एलएफ अकाउंट बनाते थे, लेजर प्रिपेयर करते थे, सॉरी जीएफ बनाते थे, ऐसी कुछ बातें होती थी, एलएफ जीएफ, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, ये सारी चीजें होती थी। तो तुमने एलएफ से डिनोट किया लेजर फोलियो को, लेजर फोलियो को, जीएफ से तुमने डिनोट किया जर्नल फोलियो को। तो ये चीज समझ पा रहे हो? तुम निमोनिक्स से पूरे सेंटेंस को याद रखने की कोशिश कर रहे हो। तो वैसे ही अगर एसजे डिनोट किया गया, एसजे वर्ड यूज किया गया, एसजे निमोनिक, तो सेल्स जर्नल, एचक्यू इस्तेमाल हुआ है तो हेडक्वार्टर्स, और एलएफ मतलब लेजर फोलियो। तो यहाँ पे निमोनिक्स का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज याद रखना। जब मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया सीक्वेंशियल, तो इसमें कोड्स एज वेल एज नंबर्स दोनों का इस्तेमाल हुआ। ब्लॉक कोड मेथड में सिर्फ और सिर्फ नंबर का इस्तेमाल हुआ। निमोनिक में यहाँ पे एब्रीविएशंस का इस्तेमाल हो रहा है। इसे हम क्या नाम देते हैं? एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस। शॉर्ट फॉर्म्स भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहां पे टीपीएस की। व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम? ध्यान से सुनना, ये क्या है? फर्स्ट स्टेज होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का। इसमें क्या होते हैं? इसका पर्पस होता है रिकॉर्ड करने का, प्रोसेस करने का, वैलिडिटेट करने का, एंड द ट्रांजैक्शंस को स्टोर करने का, जो कि अलग अलग फाइनेंशियल फंक्शनल एरियाज में डेली हो रहा है। मतलब जो बिजनेस है, अब बिजनेस में अलग अलग एरिया होते हैं, तुम्हें भी ये चीज पता है। अब इस बिजनेस में अलग अलग एरिया के, बिजनेस के अलग अलग एरिया में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, उन सबको रिकॉर्ड करना, प्रोसेस करना, वैलिडिटेट करना और उन सबको स्टोर करना, ये किसका काम होता है? तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है टीपीएस। अब इसके अंदर डेटा एंट्री होगा, डेटा वैलिडिटेशन, प्रोसेसिंग, रीवैलिडिटेशन, स्टोरेज और इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग। तो इतनी सारी बातें होती हैं। तो टीपीएस क्या है? वन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो कि कंसर्न किससे है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से है। क्लियर ये चीज? अब टीपीएस के बारे में अगर मैं बताऊं, व्हेन अ सिस्टम कंटेन्स ओनली ह्यूमन रिसोर्स, तो उसको मैनुअल सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर रिसोर्स की, जब कोई व्यक्ति, ये मैन तुम देख पा रहे हो, जो भी है ये एटीएम का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है? कंप्यूटर्स का एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स का, कंप्यूटर्स एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस सिचुएशन को हम नाम क्या देते हैं? टीपीएस, ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग सिस्टम। अब अगर तुम्हें इसको डिटेल में समझना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर है मेरा यूनिट नंबर 2 पे, जाके तुम देख लो, क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे एटीएम वर्क करता है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैंने पूरा समझाया हर एक चीज, तो इसको एक बार तुम देख लेना। अब यहाँ पे क्या बात की गई है? डेटा एंट्री। देखो डेटा एंट्री, डेटा वैलिडिटेशन क्या होता है, सारी चीजें डिटेल लेक्चर में मैंने प्रॉपरली बता रखा है। तो व्हाट इज डेटा एंट्री? प्रोसेसिंग प्रिज्यूम्स डेटा एंट्री। जब एक बैंक एटीएम जाता है तो सबसे पहले वो अपना कार्ड डालता है, कार्ड डालने के बाद पिन वगैरह डालता है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, कितना अमाउंट विड्रॉ करना है और पिन डालता है। तो यहाँ पे हुई डेटा की एंट्री। अब एटीएम प्रोसेस करता है और आउटपुट में उसे पैसे निकाल कर दे देता है। तो डेटा एंट्री बेसिकली क्या, ये तुम्हें मैंने बता दिया। अब उसके बाद क्या होता है? डेटा वैलिडिटेशन। मतलब डेटा वैलिडिटेशन का क्या काम है? ये तुमने जो भी डेटा डाला है, ये वो इंश्योर करता है कि क्या सही है या गलत है। अब बैंक की अगर एटीएम की मैं बात करूं, अगर कोई बंदा पिन डालता है, कार्ड डाला, उसने सेविंग अकाउंट्स पुटअप किया या करंट अकाउंट किया, ठीक है, तो एटीएम क्या करता है? सबसे पहले उसे वैलिडिटेट करता है अपने डेटा बेस से कि क्या वो चीजें जो उसने जो डाल रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है, ये कर लिया। अब उसके फिर डेटा वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में एग्जैक्टली जो भी प्रोसेस होता है, हर एक स्टेज पे चेक करने का, वो सब कुछ होता है यहाँ पे। तो इन 3 टर्म्स को तुम एक बार प्रॉपरली समझ लेना, क्या है? व्हाट इज डेटा एंट्री, डेटा वैलिडिटेशन और डेटा वेरिफिकेशन। दोनों के बीच प्रॉपर यहाँ पे डिफरेंस चार्ट मैंने दे रखा है। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? अब बात करेंगे सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या है सिक्योरिटी फीचर्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की मैं बात करने वाला हूं। हर एक कंप्यूटर सिस्टम्स, हर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो तुम्हें प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी। अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो तुम्हारा डेटा दूसरे दिन ही लीक हो जाएगा। दूसरे दिन क्या, पहले दिन ही तुम्हारा डेटा वहां पे लीक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हो? तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का बेसिक पर्पस होता है डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, डेटा वॉल्ट प्रोवाइड करना, पासवर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ऑडिट प्रोवाइड करना। मतलब 3 चीजें मैंने यहां पे बोली, पासवर्ड सिक्योरिटी, डेटा ऑडिट, डेटा वॉल्ट। तीनों चीज आराम से समझते हैं। पासवर्ड बेसिकली क्या होते हैं? पासवर्ड ये वो की होते हैं जो कि यूजर को एक्सेस अलाउ करता है कि वो सिस्टम को इजीली एक्सेस कर पाए।
अगर जब वो पासवर्ड पुट करेगा तभी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें फोन दिखाऊं अपना, जस्ट एक मिनट, तो यहां पे जैसे ही मैं स्वाइप करूंगा, अगर तुम्हें विजिबल हो रहा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें पिन वगैरह डालने का ऑप्शन आता है, तो पिन तुम यहाँ पे से डाल दोगे, ठीक है। पिन तुमने डाला, तो अब मुझे जैसे ही मैंने ये पासवर्ड डाला, इसने मुझे एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। अब मैं डायरेक्टली एंटर कर पाऊंगा अपने फोन के अंदर, मतलब एक्सेस कर पाऊंगा। तो जो ऑथराइज्ड व्यक्ति होगा, जिसे पासवर्ड मालूम होगा, वही एक्सेस कर सकता है। अब बात आती है डेटा ऑडिट की। इट इनेबल्स वन टू नो as to who and what changes have been made in the original data, thereby helping and fixing the responsibility of the person who has manipulated the data and ensures the data integrity। मतलब क्या चेंजेस हुए, कैसे चेंजेस हुए, किसने चेंजेस कराए, ये तुम्हें कौन बताता है? डेटा ऑडिट बताता है। डेटा वोल्ट की अगर मैं बात करूं, तो सॉफ्टवेयर्स तुम्हें एडिशनल लेयर प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी का, डेटा इंक्रिप्शन के थ्रू। तुमने देखा होगा गूगल के अंदर 3 लेयर का इंक्रिप्शन होता है। व्हाट्सएप का भी कहता है कि हम तो इंड टू इंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारे यूजर्स के बीच में जो चैटिंग होती है वो कोई नहीं देख पाता है उनके अलावा, मतलब कौन, यूजर्स के अलावा। तो एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसका काम होता है? डेटा वोल्ट का काम होता है। सॉरी, वोल्ट बोल रहा हूं, वॉल्ट होता है, दैट इज VAULT, वॉल्ट। तो पासवर्ड सिक्योरिटी, डेटा ऑडिट एंड डेटा वोल्ट। आई होप तुम्हें ये चीजें क्लियर हो पा रही होगी जो तुम्हें मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पैकेजेस की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं। अकाउंटिंग पैकेजेस बता दिया तुम्हें, रेडी टू यूज होते हैं, कस्टमाइज होते हैं, टेलर्ड होते हैं। दोबारा से समझाओ? नहीं, बता दिया है मैंने। रेडी टू यूज ये रहा, कस्टमाइज ये रहा, और टेलर्ड ये रहा। चलो बात करते हैं प्रोसेस और स्टेप्स इन द कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले क्या होती है यहाँ पे? डेटा की प्लानिंग होती है, अकाउंटिंग सिस्टम ओपन किया जाता है, डेटा का एंट्री हम लोग करते हैं, कोडिंग करते हैं, बैंक रिकंसिलेशन होती है, पोस्टिंग की जाती है बेसिकली, और फिर ट्रायल बैलेंस मिला जाता है, फिर अकाउंट्स को फाइनलाइज कर देते हैं। इसी प्रकार कुछ अकाउंटिंग सिस्टम हमारे वर्क करते हैं। कुछ कंपोनेंट्स है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, जैसे कि यहाँ पे तुम देख पाओगे मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो पहला है जनरल लेजर प्रोग्राम, दूसरा अकाउंट्स पेबल, तीसरा अकाउंट्स रिसीवेबल, चौथा पेरोल, पांचवा आता है फिक्स्ड, और छठा आता है इन्वेंट्री अकाउंटिंग प्रोग्राम्स। ये सारी बातें यहाँ पे होती है। अब 3 टर्म्स यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे, क्या क्या? वाउचर, वाउचर एंट्री, और तीसरा आता है अकाउंटिंग वाउचर्स। क्लियर है? ये 3 चीजें यहाँ पे अब तुम्हें देखने को मिलने वाली। जस्ट 1 मिनट वेट करना। अब बात कर लेते हैं वाउचर, वाउचर एंट्री एंड वाउचर टाइप्स की। वाउचर बेसिकली होता क्या है? ध्यान से सुनना। वाउचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है। वैसे ये सारे वाउचर, वाउचिंग, ये सब तुम ऑडिटिंग के अंदर पढ़ोगे डिटेल में, जब तुम हायर स्टडीज के लिए जाओगे। हायर स्टडीज इन द सेंस कि बीकॉम की बात कर रहा हूँ, उतना लंबा मत सोच लेना। तो वाउचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डिटेल्स होंगे हमारे सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए। नहीं समझ आया? दोबारा से समझा रहा हूं। देखो, हमारे बिजनेस में डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो अगर मैं एक ऑडिटर की बात करूं, जब वो ऑडिट करने जाता है, ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं इसे। ऑडिटर जब जाता है तो वो अपने पास एक छोटे से कह लो बुक रखता है, छोटी सी डायरी कह लो। मान लो ये छोटा सा डायरी वो अपने पास हमेशा रखता है। अब इसमें वो क्या करता है? छोटे छोटे पॉइंट्स, मान लो जब ऑडिटिंग कर रहा है, चेक कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख ले रहा है। ठीक है। अब जब उसका जो मेन रिपोर्ट तैयार करेगा, इन छोटे छोटे पॉइंट्स की मदद से, इन छोटे छोटे वाउचर्स की मदद से वो क्या करेगा? उस रिपोर्ट्स को तैयार करता है। तो सिमिलरली अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसे ही बातें होती हैं
होता क्या है वो भी तुम समझ लो। बिजनेस में ढेर सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस में ढेर सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इन ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिपोर्ट करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालने के लिए हमें जरूरत होती है कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की, जो कि हमें मदद करता है ट्रांजैक्शंस को इस बुक में पहुंचाने में। जैसे कि कुछ इंफॉर्मेशंस वाउचर्स में डाली गई हो, ठीक है। वाउचर्स जनरली समझो कि डॉक्यूमेंट है, एडिशनल डॉक्यूमेंट जिसमें डेटा इनपुट किया जा रहा है, फिर उस वाउचर का इस्तेमाल होता है जब हम ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लो। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन यू कैन यूज द अप्रोप्रिएट टेली वाउचर्स, वाउचर्स का इस्तेमाल, टेली वाउचर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम डिटेल्स इंटर करते हैं अपने लेजर्स में और उसे अपडेट कर देते हैं। वाउचर की एंट्री अगर मैं बात करूं तो वाउचर एंट्री मींस ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर द ट्रांजैक्शंस इन द गेटवे ऑफ टैली। बहुत डिटेल में ये सारी चीजें बता रखा है मैंने, तो देख लेना। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं, ये यूज किए जाते हैं कि सारे अकाउंट्स को, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। टेली ERP9 सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल करके हम इसमें वाउचर्स की बात कर सकते हैं। वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, रिवर्स जर्नल, मेमोज, मतलब इतने प्रकार के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। वाउचर्स को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स क्या बेसिकली हैं, ग्रुप्स आर द कलेक्शन ऑफ लेजर्स ऑफ द सेम नेचर। क्या है, जितने भी सेम नेचर के कलेक्शंस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सबको ग्रुप्स में डाल दिया जाता है, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को। अकाउंट्स ग्रुप्स आर मेंटेन टू डिटरमाइन द हायरार्की ऑफ द लेजर अकाउंट, जिसका की इस्तेमाल होता है इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंटिंग एंड मीनिंगफुल एंड कंप्लीमेंट रिपोर्ट। सिंपली कहूं तो उन सारे सिमिलर नेचर्स के ग्रुप्स जो होते हैं, जो बनाए जाते हैं, उन सब का इस्तेमाल हम करते हैं किस चीज में, रिपोर्ट्स तैयार करने में। यूजिंग दिस यू कैन जनरेट रिपोर्ट्स जो कि मीनिंगफुल होते हैं एज वेल एज लॉ के अनुसार कंप्लाइंट भी होते हैं, ठीक है, समझ गए। कैपिटल रेवेन्यू हो गए, एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गए, इनकम एक्सपेंडिचर, ये सारे ग्रुप्स ही तो हुए। टेली ERP9 के बारे में बात किया गया कि टेली ERP9 के अंदर 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। तो टेली से रिलेटेड ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस क्या है, बेसिकली ये समरी है, जितनी भी लेजर अकाउंट्स तुम पढ़ते हो, लेजर बैलेंस है तुम्हारे, लेजर से जितने भी बैलेंसेस निकलते हैं ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, और ये हमें मदद करता है चेक करने में कि सारे ट्रांजैक्शंस करेक्ट हैं और बैलेंस्ड हैं या नहीं है। मतलब बेसिकली कहूं तो एरर फ्री पोस्ट हुए हैं लेजर में, जर्नल में या नहीं हुए हैं, ठीक है, इन सब की बात यहां पे होती है। अब ट्रायल बैलेंस हम टैली में कैसे ओपन कर सकते हैं, ये रहा प्रोसेस, ठीक है, इस पे बात की गई है, देख लेना एक बार इसे। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात की गई है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं उस पर चर्चा की गई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या, पीरियोडिक स्टेटमेंट है जो कि नेट रिजल्ट शो करता है बिजनेस का, कि आपको प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है तो सारी चीजें अकाउंटिंग वाली ही होगी ना, कोई अलग से चीज थोड़ी ना निकल कर आ जाएगा यहाँ पे। फिर बैलेंस शीट का काम यहाँ पे दे रखा है, बैंक रिकंसिलेशन। अच्छा चलो, बैंक रिकंसिलेशन की अगर मैं बात करूं तो बैंक रिकंसिलेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है। अब देखो होता क्या है, अगर तुमने क्लास 11th अच्छे से पढ़ा होगा तो पासबुक और कैश बुक में होता है डिफरेंस आ जाता है। क्या होता है, पासबुक और जो कैश बुक होते हैं उसके बैलेंसेस में डिफरेंस आता है, तो उसी को रिकंसील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और इस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है किस चीज में, तो इसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। अब बात कर लेते हैं DBMS की। तो DBMS देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ जाता है तुम्हारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, अगर बाय चांस CUET में आ जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो यही 2-4 टॉपिक्स हैं जो कि मैं तुम्हें काउंट करवा रहा हूं, इससे तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे एग्जाम में। क्लियर है, चलो DBMS में ये सारे तुम्हारे सिलेबस है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग करना, किसका इस्तेमाल करके, DBMS का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग करना। अब यहाँ पे 3 चीज बहुत डिटेल में दे रखे, सॉरी 2 चीज, कि व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज डेटाबेस। डेटा क्या है और डेटाबेस क्या है, इसके बारे में बताया गया। सुकून से पढ़ाता हूं, चलो। DBMS, डेटा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी काम को करने का। अगर तुम्हारे पास कोई डेटा ही नहीं रहेंगे तो तुम काम ही नहीं कर पाओगे, तुम रिपोर्ट्स ही नहीं जनरेट कर पाओगे। तुम एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेटा जो तुम्हारे पास अवेलेबल होते हैं
उसके मदद से तुम रिपोर्ट जनरेट कर पाते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस कर पाते हो। तो व्हेन द डेटा इज गैदर एंड एनालाइज, ठीक है, इट यील्ड्स इंफॉर्मेशन। क्या है मतलब, नहीं समझा? डेटा को जब तुम गैदर करते हो, इकट्ठा करते हो और एनालाइज करते हो, एनालाइज कर लिया, गैदर कर लिया, तो ये दो काम करने से तुम्हें मिलता है आउटपुट। आउटपुट क्या मिलेगा सर? इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आउटपुट की जगह यील्ड वर्ड यूज कर दे तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो डेटा बेसिकली क्या है? ये वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेटा अवेलेबल है, जिसको हम एनालाइज करके इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो डेटा क्या है? प्लूरल वर्ड है, डेटम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है फैक्ट। अब ये न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, टेक्सचुअल भी हो सकते हैं, पिक्टोरियल भी हो सकते हैं, इवन वोकल भी हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे एग्जाम्स में, ठीक है। डेटाबेस की अगर मैं बात करूं तो डेटाबेस इज अ जनरल टर्म फॉर एनी कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि लॉजिकल वे में स्टोर होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। नंबर ऑफ जनरल पर्पस डेटाबेस प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर पीसीज ऑफ विच द बेस्ट नोन इज प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्या सर नहीं समझ पाया? ध्यान से सुनना। डेटाबेस वो जनरल टर्म है जिसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले, वो सारे स्टोर किए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये काम करता है डेटाबेस की तरह, ठीक है। मैंने डिटेल लेक्चर्स में बताया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम नए डेटाबेस बना सकते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन उसमें इंटर कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। तो डेटाबेस बहुत ही वास्ट होता है, हर एक इंफॉर्मेशन उसमें कंटेन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लो ये छोटा सा जो माउस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कि मान लो ये मेरे कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव है, ठीक है। मेरे कंप्यूटर का क्या है? ये हार्ड ड्राइव है। तो समझ लो इसमें सारे डेटा मेरे स्टोर होंगे। अगर ये लॉस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो मेरा सारा डेटा गया। सिमिलरली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में भी इसी प्रकार से बातें होती है, ठीक है। समझ पा रहे हो जो चीज तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक बार तुम इसे पढ़ लेना। डेटाबेस कितने प्रकार के होते हैं? तो सर रिलेशनल, डिस्ट्रीब्यूटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेटाबेस है कौन सा? रिलेशनल डेटाबेस। इट इज अ टेबुलर डेटाबेस। कैसा है? टेबुलर फॉर्म में डेटाबेस होता है, इन विच डेटा इज डिफाइंड सो दैट इट कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड, एक्सेस इन द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वन दैट डिस्पर्स्ड रेप्लिकेटेड इन अ डिफरेंट पॉइंट्स इन अ नेटवर्क। अगर बात करूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की, तो an object oriented database is one that is congruent with the data defined in object classes and subclasses। सिंपली कहो तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्लासेस तैयार करना, सब क्लासेस तैयार करना, ये हो जाता है तुम्हारा क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। डीबीएमएस को और डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो चाहो तो तुम इसे पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है तो डिटेल लेक्चर जाके देख लेना एक बार। अब एडवांटेजेस एंड इंपॉर्टेंस बात कर लेते हैं, दोनों सेम टर्म ही है। डेटाबेस काम कैसे करता है? डेटाबेस यहाँ पे देखो क्या करता है, मिनिमाइज करता है डेटा रेड्यूसी का, मतलब डुप्लीकेशन होने के जो चांसेस होते हैं उसको कम करने में मदद करता है। क्या करता है? कम करने में मदद करता है बेसिकली। एक मिनट जरा रुकना, चलो सही है। रेड्यूडेंसी होने के जो चांसेस होते हैं उसको कम करता है, तुम्हारे प्रोसेसिंग एफर्ट्स को कम कर देता है और तुम्हारा स्टोरेज स्पेस भी कम लेता है। डेटाबेस पूल जो होता है इसमें अलग अलग डेटाज होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन से डेटा निकल कर आते हैं। ये चीज समझ पा रहे हो? डीबीएमएस जो होता है ये मदद करता है हमें डेटा मैनेजमेंट में, कि हम डेटा को मोर एफिशिएंटली मैनेज कर पाए और मोस्ट इफेक्टिवली इसका इस्तेमाल कर पाए। क्विकली आंसरिंग द क्वेरीज, जो भी क्वेरीज आते हैं, क्वेरीज वगैरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आते हैं। मान लो एक एंटरप्राइज है, एक फर्म है, वहां पे एम्प्लॉय जो है एमएस एक्सेस के थ्रू डेटाबेस तैयार कर रहा है। अचानक से बॉस आता है, बोलता है मुझे इस साल का इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताओ, तो उस क्वेरी का आंसर क्वेरीज के थ्रू ही होता है, मतलब डीबीएमएस का इस्तेमाल करके। डीबीएमएस हमें रिपोर्ट्स तैयार करने में मदद करता है। फ्यूअर प्रोग्राम्स में बी नीडेड सिंस ईच कैन एक्सेस द एंटायर बेस। और डीबीएस हमें हाई एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे क्या हो गए? एडवांटेजेस हो गए। अब ऑब्जेक्टिव्स यहां दे रखा है, मतलब उद्देश्य क्या होता है डीबीएमएस का। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कर देता है ये कम। डेटा रेड्यूडेंसी होने के जो चांसेस होते हैं उसको कम कर देता है। एक दूसरे पे जो डिपेंडेंस होता है प्रोग्राम को लेकर वो भी कम हो जाएगा। तुम्हारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो रिजिडनेस बनी हुई है उस रिजिडनेस को कम करता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है।
और एक बार जो डेटा स्टोर हो गया अब वो मल्टीपल यूजर्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। यही सारी बातें की गई है इसके अंदर। ये क्या है, इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है डीबीएमएस का। अब अगर मैं समझाऊं तुम्हें, रिलेशनल डेटाबेस कुछ नहीं है, बस आगे रिलेशनल टर्म लग गया है। R stands for relational, D stands for database, M stands for management and S stands for system। बेसिकली ये क्या है, SQL है। SQL का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अंदर वो सारे मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम आएंगे, उनमें से एक मोस्ट पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है तुमसे कि इनमें से कौन सा, मान लो 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तुम्हारे पास वहां पे, तो इनमें से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, या MS SQL सर्वर भी मिल सकता है, IBM DB2 भी मिल सकता है, ओरेकल भी मिल सकता है और माई SQL भी मिल सकता है। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो मुझे जरा ये बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं तुम्हें कि जो ये रिलेशनल मॉडल्स हैं, क्या है, रिलेशनल मॉडल्स जो हैं ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था EF कोड के द्वारा। अब यहां पे जो भी डेटाज होते हैं ये टेबल्स के फॉर्म में होते हैं। मतलब डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की प्राइमरली अगर मैं बात करूं तो जब तुम उसे ओपन करोगे सारे इंफॉर्मेशन टेबल्स के फॉर्म्स में दिए गए होते हैं। आगे थोड़ा सा और डिटेल में इसे समझते हैं। कुछ इस प्रकार से दिया गया होता है, इनमें से कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, सारी बातें की गई होती हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं, जरा वेट करना एक बार, एक मिनट, चलो ये रहा। देखो जरा यहां पे समझाया गया क्लियरली कि कॉलम्स क्या है और रोज क्या है। ये जो तुम पीला वाला देख रहे हो, मैं चलो दूसरे कलर से समझाता हूं तुम्हें, हाइलाइटर से इससे समझाता हूं। आई होप मेरा पेन तुम्हें विजिबल हो रहा होगा। ये जो तुम देख पा रहे हो इसकी मैं प्राइमरली बात कर रहा हूं। ये क्या है, हमारे रोज कहलाते हैं। इधर हो गया, इधर हो गया, ये सारी चीजें, ये क्या है, हमारे रोज होते हैं, रोज है। अब यहां पे जो वर्टिकल तुम्हें देखने को मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल वाले रोज, वर्टिकल वाले कॉलम्स, वर्टिकल वाले कॉलम्स, ठीक है, समझ गए। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है उसमें डेटा टेबल्स के फॉर्म में दी गई होती है। किसके फॉर्म्स में दी गई होती है? तो टेबल्स के फॉर्मेट्स में दी गई होती है। आई होप तुम ये चीज समझ पा रहे होगे। चलो देखो जरा, अब टेबल्स क्या है इसे डिटेल में पढ़ लेना। देख लो टेबल्स इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग रेनॉल्ड्स के पेन दे रखे बने हुए। अब बॉल पॉइंट है, कौन सा कलर दिया हुआ है, ब्लू, ब्लैक, रेड, लीनियर है, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी को नाम दिया जाता है टेबल्स। क्या नाम देते हैं इसको? हम टेबल्स नाम देते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज फील्ड। हर एक टेबल को छोटे छोटे एंटिटीज में तोड़ा जाता है, उसको नाम दिया जाता है फील्ड्स। देख लो यहाँ पे दिया गया है, ये तो एग्जांपल वैसे रिकॉर्ड्स का है और रो का है। जैसे कि मैं अगर बताऊं, द फील्ड्स इन द कस्टमर्स टेबल कंसिस्ट ऑफ आईडी आ जाएगा, नेम कस्टमर का, कस्टमर की एज क्या है, कस्टमर कहां का रहने वाला है, कस्टमर की सैलरी क्या है। मतलब यहां पे तुम देख पा रहे हो टेबल्स को पूरे छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ दिया गया। आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, हर एक बातें कर दी गई। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? फील्ड्स के अंदर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड्स और रोज की, तो बेसिकली रिकॉर्ड्स और रोज क्या होते हैं? तो रिकॉर्ड्स और रो की अगर मैं बात करूं तो अ रिकॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रो। अब मैंने तुम्हें रो क्या होते हैं, रिकॉर्ड क्या होते हैं, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। अब मत बोलना सर रो क्या है, रिकॉर्ड क्या है, दोबारा से समझा दो, ऐसा ऐसा नहीं होता ना। तो ये चीज मैंने बता दिया, तुम देख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा रो, ये हो गए तुम्हारे कॉलम्स। अहमदाबाद, दिल्ली, कोटा, मुंबई, MP, हर एक चीज मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? DBMS और RDBMS के बीच में डिफरेंस चार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, देख लेना। अब मैं बात करने वाला हूं MS एक्सेस और उसके कंपोनेंट्स की। तो MS एक्सेस क्या है? RDBMS है बेसिकली, वैसे DBMS लिखा गया है, ठीक है। लाइक द मेजॉरिटी ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड टुडे, एक्सेस जो है ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। द एक्सेस इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि यूजर को अलाउ करता है टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस। एक्सेस इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें तुम क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कैसे डिलीट करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, सारी बातें मैंने बता रखी है। वो सारी चीजें अगर तुम्हें समझना है तो डिटेल लेक्चर देख लेना। विद एक्सेस वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क: ऑर्गेनाइज डेटा,
इंटरलोकेट एंड मॉडिफाई, एक्सट्रैक्ट सबस्ट्रेट, क्रिएट कस्टम्स फॉर्म्स, ऑटोमेटिक कंपोनेंट डेटाबेस, ग्राफ डेटा रिलेशनशिप, हर बातें इसमें होती है। अब हर एक चीज बताई गई है कि व्हाट इज टेबल, व्हाट इज क्वेरीज, व्हाट इज फॉर्म्स, सबको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है कि रिपोर्ट्स क्या होते हैं, हर एक चीज बहुत सुंदर पीपीटी बना के मैंने प्रेजेंट किया तुम्हारे सामने। तो चलो एक बार इसे समझ लेते हैं कि व्हाट इज टेबल्स। तो टेबल क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट जिसमें डेटा स्टोर होते हैं, दो फॉर्मेट होते हैं, रोज एंड कॉलम्स। ये चीज मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हर एक कॉलम का एक यूनिक नाम होता है, नेम होता है, और जिसको कि हम लोग प्राइमरी की से भी डिनोट कर पाते हैं। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं क्वेरीज की, तो क्वेरीज क्या होते हैं? ये आंसर होते हैं क्वेश्चंस के, जो कि किसके थ्रू किए जाते हैं? कोई भी बंदा कर सकता है, बाय सेलेक्टिंग एंड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग द डेटाबेस सर्च सिस्टम। अगर किसी की क्वेरी आई है तो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके, फिल्टर करके, सब कुछ करके उस क्वेरी का आंसर देना, उस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, समझ गए? कितने प्रकार के हो सकते हैं? कुछ एग्जांपल, सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट, डिलीट, ये सारे क्या है? तो ये सारे क्वेरीज है। फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, जिसमें अलग अलग टेबल्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा डेटा के फॉर्मेट, लाइव डेटा शो करके सिंपली कहूं तो मैं। तो फॉर्म्स मदद करता है कि टू डिस्प्ले द लाइव डेटा फ्रॉम द टेबल। जो डेटा है हमारे टेबल्स में तैयार किए गए, एमएस एक्सेस में तैयार किए गए, उसको लाइव शो कर पाना। रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट इंड प्रोजेक्ट्स क्या सिंपली कह सकते हो, इंड ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू, मतलब जिसमें कि फॉर्मेटिंग हो गया, कैलकुलेटिंग हो गया, प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके सेलेक्टेड डेटा की रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है। अब हाउ टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डिटेल लेक्चर कहूंगा, देख लो जाके एक बार, अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम तुमने नहीं पढ़ रखा है तो। हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस दो प्रकार से तैयार किए जा सकते हैं। पहला है क्रिएट, अगर तुम्हें टेम्पलेट से क्रिएट करना है तो कर लो, ब्लैंक डेटाबेस से करना है तो कर लो। एग्जाम्पल से मैंने अपने कंप्यूटर का एक्सेस दिखा के तुम्हें समझाया था, अगर तुम्हें याद हो तो। अगर तुम्हें डेटाबेस तैयार करना है तो एमएस एक्सेस से, तो तुम्हें सबसे पहले ओपन करना होगा, फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करो, उसके बाद क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया तो उसके बाद तुम्हें नाम देना होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो, जो कि इसका एक्सटेंशन पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक्सटेंशन क्या है। तुम्हारा आंसर होना चाहिए ACCDB। ACCDB क्या है? ACCDB। क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक कर दोगे, सिंपली तुम्हारा तैयार हो जाएगा। क्लिक पे क्लिक किया, यहां पे आ गया मेरा, कुछ ऐसा दिखता है। हर एक चीज को मैंने डिटेल में बताया तुम्हें, कैसे क्या, कहां से ऐड करना है, टेबल्स कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी चीजें अगर तुम्हें सीखनी है तो तुम वो जाकर देख सकते हो। चलो अब बात कर लेते हैं अपने यूनिट नंबर 4 की, जो कि है अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। देखो, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हें पूरा स्प्रेडशीट को अच्छे से समझाता कि स्प्रेडशीट वर्क कैसे करता है, जो कि तुम्हारे रियल लाइफ में भी काम आने वाला था। लेकिन तुम्हें पता है सीयूईटी सामने है, अगर हम सिर्फ एक स्प्रेडशीट पे फोकस करते रह गए तो और सब्जेक्ट्स के रिवीजन नहीं हो पाएंगे। तो इसमें बेसिक बातें मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बेसिकली ये काम करता है। ठीक है, सिलेबस अगर तुम देखना चाहो तो इसका सिलेबस क्या क्या है? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फीचर्स ऑफ ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन कैसे इसका इस्तेमाल होता है, इसके थ्रू कैसे लोन्स रीपे की जाती है, पेरोल अकाउंटिंग कैसे होते हैं, हर एक चीज में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, या सिंपली कहूं तो स्प्रेडशीट, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है अकाउंटेंट्स के ट्रेडिशनल पेपर स्प्रेडशीट का। बड़े बड़े रजिस्टर्स बनते हैं। आई होप तुम्हें ये ग्रीन कलर के कारण विजिबल, ऐसा तो नहीं है कि इनविजिबल हो जाए। अगर देखो इनविजिबल हो गया, मैंने यहाँ पे बुक पकड़ा हुआ है, अगर देखो मैं खोल के दिखाऊं तो तुम्हें ये बुक दिखेगा, है ना? अच्छा चलो यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ तुम्हें ये रजिस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े रजिस्टर्स बनते हैं। अब इसमें की जाती है अकाउंटिंग, ट्रेडिशनली की जाती थी। इसमें क्या? अकाउंटिंग ट्रेडिशनली की जाती थी। तो बेसिकली उन्हीं को स्प्रेडशीट्स के थ्रू करना, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जो करते हो उसको स्प्रेडशीट के थ्रू करना। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या बनेंगे सर? रोज बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे। अब यहां पे इसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कशीट। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, या सिंपली कहूं तो स्प्रेडशीट, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है अकाउंटेंट के ट्रेडिशनल पेपर स्प्रेडशीट का, जिसके अंदर न्यूमेरिक डेटाज होते हैं इन 2 डायमेंशनल टेबल, जो कि डिस्प्ले करता है सारे कैलकुलेशन जो किए गए हैं उसके रिजल्ट्स को। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कॉम्बिनेशन है रोज का और कॉलम्स का।
विजुअली स्प्रेडशीट्स लुक लाइक एनी अदर मैट्रिक्स विद द रोज कॉलम्स, इसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं। दिस वर्कशीट इज सो लार्ज एंड द ह्यूमन आई कैन नॉट व्यू ऑल इट्स रोज एंड कॉलम्स एट द पॉइंट ऑफ टाइम। देयरफॉर जो यूजर्स फोकस किस पे करते हैं, कुछ गिने चुने रोज पे और कुछ गिने चुने कॉलम्स पे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कैन बी वेल अंडरस्टैंड विद द एमएस एक्सेल, जो कि एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। देख लो, ये ट्रेडिशनली इस प्रकार से कुछ किया जाता था, अब इसी को एक्सेल्स के थ्रू करना, एक्सेल के थ्रू करना। बेसिक फीचर्स यहां पे दे रखे हैं, जैसे कि ग्रीड। सबसे पहला है, बाय डेफिनेशन जो स्प्रेडशीट होते हैं वो ग्रीड स्ट्रक्चर में होते हैं। उसके अंदर ढेर सारे रोज होंगे, ढेर सारे कॉलम्स होंगे। हर एक रो को एक सीक्वेंशियल नंबर असाइन किया जाता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और हर एक कॉलम को अल्फाबेट दिया जाता है। सिंपली क्या मैंने बोला, हर एक रो को नंबर असाइन करेंगे और हर एक कॉलम्स को अल्फाबेट असाइन करते हैं। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन होगा, फर्स्ट 26 कॉलम्स का अल्फाबेट असाइन कर देंगे ए टू जेड। अल्फाबेट्स ए से जेड तक तो 26 ही होते हैं ना एलिमेंट्स। ईच एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट इज डिफाइंड बाय अ पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन बिटवीन अ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, देयरफॉर इट इज एड्रेस्ड बाय रेफरिंग द रिलेवेंट कॉलम एंड रोज एंड कॉलम। ठीक है, लेंस व्यू होता है, फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, फॉर्मेटिंग होगी, सेव प्रिंट एग्जिट, ये सारी बातें की जाती है। तो एक्सेल को तुम मैं सजेस्ट क्या करूंगा, ये वीडियो देखने के बाद एमएस एक्सेल का थोड़ा सा फॉर्मेट जाके समझ लेना, यूट्यूब पे देख लेना, कुछ एक्स्ट्रा चीज तो है नहीं। मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं ही तुम्हें करवा देता, क्योंकि मुझे और भी सब्जेक्ट्स करवाने हैं, सो दैट। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा एक्सेल ओपन करके तुम्हें समझाता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट करना, कुछ बेसिक बातें ही मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा। 1 मिनट वेट करो तुम। जस्ट वेट करो, ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है।
देखो यार क्या हो गया, मैं इतने देर से बोल रहा था और तुम्हें वॉइस ही विजिबल नहीं थी, सॉरी यार, वो स्किप कर देना पार्ट। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई जो कि बाई चांस मिस हो गई। मैं दोबारा से तुम्हें समझा दे रहा हूँ वो चीज। चलो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें दोबारा से, फटाफट बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फटाफट डेटाज मैंने क्रिएट करना स्टार्ट किया। पेन्स हो गया ये, फिर यहाँ पे मान लो मैंने पेंसिल का डेटा दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया इरेजर का। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मान लो बाई चांस के सामने मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ, पेन 2 है, पेंसिल 3 है और इरेजर 4 है। अब अगर मुझे सबका अलाइनमेंट चेंज करना है तो मैंने क्या किया, इन सबको इकट्ठे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे मैंने स्क्रॉल करके सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट सेंटर में डाल दिया। ये इसको बोलते हैं अलाइनमेंट्स। ये सारे क्या है, रिबन्स है, ठीक है। अब मान लो मुझे डालना है पेन जो है, 2 क्वांटिटी हमने खरीदा है, ये है 10 रुपए का। तो सर रुपीज में कैसे लिखे, तो अगर 2 पेन 10 रुपए का है, मतलब एक पेन 10 रुपए का, तो 2 पेन 20 रुपए का हुआ। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने 20 लिखा। अब यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ जनरल वाले सेक्शन पे आऊंगा, जस्ट वेट करो। जनरल वाले इसको सेलेक्ट किया, जनरल वाले सेक्शन पे आया मैं, यहां से करेंसी मैंने चूज कर दिया। अब देखो यहाँ पे 20 रुपया लिखा गया। सिमिलरली मान लो ये जो पेंसिल था ये 10 रुपए का आया और ये इरेजर जो था ये आया 5 रुपए का। तो इकट्ठे मैं चाहूं तो इसका भी करेंसी चेंज कर सकता हूं यहां से। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक्सेल में तुम्हें बताया जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, मैं जस्ट तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि एक्सेल का कोई भी वीडियो यूट्यूब पे जाकर तुम देख लेना, क्लियर हो जाएगा, तुम्हें हर एक चीज मिल जाएगी। ढेर सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, फॉर्मूलाज वगैरह आगे देखो, अगर एक्सेल सीख लोगे तो फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन हाँ, एग्जाम नजदीक है तो ज्यादा टाइम मत देना इस चीज पे। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट्स टेबल्स हैं, सेल स्टाइल्स होते हैं, इंसर्ट डिलीट बाय। अगर मान लो मुझे इस पे बॉर्डर्स लगाना है, इतने पे मुझे बॉर्डर लगाना है, चलो इसको मैं खिसका के यहाँ पे कर दूं, बॉर्डर्स मुझे देना है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, फिक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, बॉर्डर बन गया। तो बहुत सारी काम, छोटी छोटी चीजें होती हैं, इंटरेस्टिंग चीजें होती है। जब अगर फ्री रहोगे, एग्जाम वगैरह दे लोगे तो इसे कर लेना। तो कैसा लगा आज का सेशन यार, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी एग्जाम के लिए तो तुम एग्जाम टाइम के मॉक से जुड़ जाओ, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी तुम्हारी मॉक टेस्ट के थ्रू। ढेर सारे फीचर्स हैं, ज्यादा जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे कॉल कर लो, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट बाय लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।